वापस आता है अपने टॉपिक पे। हम देख चुके हैं क्या कि तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित कर दिया है। जब पराजित कर दिया है तब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को कहाँ ले गए हैं? गजनी ले गए। कहाँ ले गए हैं? गजनी। और उनसे एक शर्त रखी है। शर्त रखी क्या? कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन इस बात से सहमत नहीं है कौन? पृथ्वीराज चौहान जी। पृथ्वीराज चौहान जी इस बात से सहमत नहीं है। जब सहमत नहीं है तब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें फोड़ दी है। ठीक है। अब पृथ्वीराज चौहान जी की मृत्यु कैसे हुई? जो पढ़ चुके हैं अपन तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत है, महत्वपूर्ण है, उतना ही है। लेकिन जो बाद का रीजन, जो कहानी है, सुन लीजिए, एक बार लिखना नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए। ठीक है। उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में बहुत ज्यादा मतभेद है। उनकी मृत्यु कैसे हुई इस बारे में बहुत ज्यादा मतभेद है। बहुत सारे इतिहासकार क्या मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी वहां से मतलब गजनी से छूटकर वापस अजमेर आ गए और अजमेर में उनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई है। स्वाभाविक मृत्यु हुई है। ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी के एक दरबारी कवि है। पृथ्वीराज चौहान जी के एक दरबारी कवि है। नाम क्या है? चंदबरदाई। क्या नाम है? चंदबरदाई जी। इनकी रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई जी की रचना का नाम है। ये कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी के दरबारी कवि हैं। इनका अलग मानना है। क्या मानना है इनका? कि पृथ्वीराज चौहान जी जब गजनी में बंदी बनाए गए थे तब वहां पर उनको मारने की तैयारी हो रही है। पृथ्वीराज चौहान जी को मारने की तैयारी हो रही है। ठीक उसी समय पर वहां कौन पहुंच गए हैं? चंदबरदाई जी पहुंच गए हैं और उन्होंने मोहम्मद गौरी के समक्ष एक बात प्रस्तुत की है। बात प्रस्तुत की है। क्या कहा उन्होंने? कि आप मोहम्मद गौरी से कहा है कि आप पृथ्वीराज चौहान जी को मारिए मत, उन्हें मृत्युदंड मत दीजिए, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जी शब्द भेदी बाण चलाते। क्या चलाते हैं? शब्द भेदी बाण। मतलब क्या है? केवल और केवल आवाज सुनकर ही वो अपना निशाना बना सकते हैं। यह कथन सुनकर मोहम्मद गौरी के मन में क्या है? जिज्ञासा है, बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठीक है। अपने दरबार में एक आयोजन करेंगे। आयोजन में एक घंटा बांधते हैं, एक घंटा बांधेंगे दरबार में। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान जी से कहा गया है कि जैसे ही घंटा बजता है उस घंटे को गिराना है, उस घंटे को तीर मारकर गिराना है। ठीक है। ये बात मोहम्मद गौरी ने कही है। ठीक इसी समय पर चंदबरदाई जी एक कथन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तावो ऊपर सुल्तान चूक ना पाए चौहान। क्या बोलते हैं? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, तावो ऊपर सुल्तान चूक ना पाए चौहान। मतलब क्या है? 4 बांस 24 गज और 8 उंगली की डिस्टेंस पर कौन बैठा है? सुल्तान बैठा है, उसको ही मारना है। ठीक है। जैसे ही घंटा बजता है पृथ्वीराज चौहान जी एक तीर निकालकर घंटा गिरा देंगे। यह देखकर मोहम्मद गौरी बहुत ही खुश हो गया है और उसने क्लैप किया है, ताली बजाई है। और ताली सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी ने फिर से एक तीर निकाला है और मोहम्मद गौरी को मार दिया है। इसके तुरंत बाद ही पृथ्वीराज चौहान जी और चंदबरदाई ने एक दूसरे को मार दिया है। ठीक है। इस तरीके से चंदबरदाई जी कहते हैं क्या? कि पृथ्वीराज चौहान का अंत हुआ है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इनके मत को नहीं मानते हैं। ठीक है। क्यों नहीं मानते हैं? कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार तराइन के द्वितीय युद्ध के 2 साल बाद ही मोहम्मद गौरी ने फिर से एक युद्ध लड़ा है। भारत में फिर से एक युद्ध लड़ा है। हमने पढ़ा था क्या? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पराजित होने के पीछे एक कारण यह था कि इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को साथ किसका मिला था? जयचंद का। जयचंद कहां के राजा थे? कन्नौज के राजा थे, जो कि संयोगिता के क्या है? राजकुमारी संयोगिता के पिता थे। कौन से वंश के थे? गढ़वाल वंश के थे। इनकी सहायता से ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को पराजित किया था। ठीक है।
जयचंद जी के मन में क्या था कि उस समय अगर वो हेल्प करते हैं, अगर वो मोहम्मद गौरी की हेल्प करते हैं तो उन्हें दिल्ली का शासन मिलेगा, तो उन्हें दिल्ली का शासन मिलेगा। लेकिन बाद में मोहम्मद गौरी इस बात को पूरी तरीके से नकार देते हैं। दोनों के मध्य क्या हो गया है? मतभेद हो गया है। जब मतभेद हो गया है तब दोनों के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा। तब दोनों के मध्य क्या होने वाला है? युद्ध। अगला युद्ध मोहम्मद गौरी का हुआ है 1194 में, जब मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के मध्य चंदावर का युद्ध लड़ा गया है। कौन सा युद्ध लड़ा गया है? चंदावर का युद्ध। CGPSC 2017 या 18 का क्वेश्चन था कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में पराजित किया? कौन सा युद्ध है? चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए हैं, राजा जयचंद हार गए हैं। राजा जयचंद हार गए हैं, मतलब कन्नौज वाले इलाके पर भी अब मोहम्मद गौरी ने कब्जा कर लिया है। यहां पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया है और इसके बाद वो वापस कहां चले गए हैं? गजनी चले गए हैं। कहां चले गए हैं? गजनी चले गए हैं। मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था? 1205 में। कब हुआ था? 1205 में, जब इन्होंने खोखर जाति के खिलाफ, खोखर जाति के खिलाफ युद्ध लड़ा था। कब की बात है? 1205 में खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था और इस युद्ध में भी मोहम्मद गौरी जीत गए। मोहम्मद गौरी जीत गए हैं, खोखर पराजित हो गए। कब की बात है? 1205 की बात है। जब पराजित हो गए खोखर, तब मोहम्मद गौरी भारत का कारोबार अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस जा रहे हैं। वापस कहां जा रहे हैं? गजनी जा रहे हैं। लेकिन रास्ते में ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई है। रास्ते में ही मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई है और इस तरीके से मोहम्मद गौरी का अंत होता है। मोहम्मद गौरी का अंत होता है। लेकिन मोहम्मद गौरी भारत की सत्ता अपने एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर जा चुके हैं। ठीक है, ध्यान देना, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम हैं। कितने गुलाम हैं? 4 गुलाम हैं और अपने सभी गुलामों के साथ वो अपने पुत्र के समान व्यवहार करते हैं। मोहम्मद गौरी कितने गुलाम हैं? 4 गुलाम हैं और चारों गुलामों के साथ वो अपने पुत्र की तरह व्यवहार करते हैं। गुलामों के नाम क्या क्या हैं? यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ठीक है, क्या क्या नाम है? फिर से बोलिए आप लोग। यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। क्या? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण सेनापति कौन है? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी एक बार बख्तियार खिलजी से कहेंगे कि आप बंगाल में जाइए और अपना टैलेंट प्रतिभा है दिखा के आइए। तहस नहस करना इनका काम था। तब बख्तियार खिलजी कहाँ गए हैं? बंगाल वाले रीजन पर गए हैं और इन्होंने भारत के 2 प्रमुख स्थल कौन कौन से? नालंदा और विक्रमशिला। कौन कौन से स्थल है? नालंदा और विक्रमशिला। ये प्राचीन काल के बहुत ही फेमस क्या है? बौद्ध विहार थे, नालंदा और विक्रमशिला। इन दोनों को तहस नहस कर दिया है इस साधारण सेनापति बख्तियार खिलजी ने। नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया है। किसने? इस बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। कौन है वो? मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई है तब उनके गुलामों ने अलग अलग क्षेत्र में शासन प्रारंभ किया। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तब उनके गुलामों ने अलग अलग क्षेत्रों पर शासन प्रारंभ किया। पहला गुलाम कौन था? यलदौज, जिससे कौन सा रीजन मिला है? गजनी वाला रीजन मिला है। यलदौज को गजनी वाला रीजन मिला है। दूसरा गुलाम कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें मिला है दिल्ली और लाहौर का इलाका। कौन सा इलाका मिला है? दिल्ली और लाहौर का इलाका कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला है। थर्ड गुलाम कौन है? कुबाचा, इन्हें मिला है मुल्तान वाला रीजन। और लास्ट में कौन बचता है? बख्तियार खिलजी, जिन्हें दिया गया है बंगाल। जहां तबाही मचा है आप वहीं रहो, ऐसा बोला गया उन्हें। और कहां मिला है? बंगाल मिला है। ये इनके 4 गुलाम हैं। चारों का नाम आपको याद होना चाहिए और कौन कौन से रीजन में ये शासन प्रारंभ करते हैं वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इनका सबका रोल आगे आने वाला है। ठीक है, यलदौज को क्या मिला है? गजनी। इन्हें क्या मिला है? दिल्ली और लाहौर। कुबाचा को मिला है मुल्तान। बख्तियार खिलजी को क्या मिला है? बंगाल मिला है। ठीक है,
जब अपन पढ़े हैं महमूद गजनवी, तब मैं वहां पर बताया हूं कि महमूद गजनवी के आक्रमण का एकमात्र उद्देश्य क्या था? भारत से धन लूटना था। क्या था एकमात्र उद्देश्य? भारत से धन लूटना था। लेकिन मोहम्मद गौरी धन लूटने के साथ साथ भारत पर नियंत्रण भी चाह रहा था। इसी कारण बोलते हैं क्या, भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? मोहम्मद गौरी। कौन है? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी क्या है? भारत में तुर्की सत्ता का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, ये पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट और पूछता है कि मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया है। मोहम्मद गौरी ने एक सिक्का चलाया है। उस सिक्के में, ठीक है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या टेल होता है। एक तरफ क्या है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। मोहम्मद गौरी के सिक्के में एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, एक तरफ क्या है? देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, दूसरी तरफ क्या है? अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। पहली क्लास में मैं जब पढ़ा हूं मुसलमानों के 5 कर्तव्य, तब वहां पर लिखा हूं कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। ठीक है, कलमा पढ़े थे अपन। कलमा का मतलब क्या है? अल्लाह पर पूर्ण विश्वास, मतलब अल्लाह के बारे में ही लिखा है एक तरफ इनके सिक्के में। ठीक है, सिक्का किसका है? मोहम्मद गौरी का सिक्का है। अच्छा, एक पॉइंट गजनवी में छूट गया है, उन्होंने भी एक सिक्का चलाया। महमूद गजनवी ने भी एक सिक्का चलाया है। ठीक है, उनके सिक्के में देखते हैं, प्लीज ऐड कर लेना इसको महमूद गजनवी में। महमूद गजनवी में इसको भी ऐड कर लेना कि इन्होंने भी एक सिक्का चलाया है, जहां पर सिक्के में एक तरफ संस्कृत भाषा में और दूसरी तरफ अरबी भाषा में, दूसरी तरफ अरबी भाषा में लेख लिखा हुआ है। ये किसका सिक्का है? महमूद गजनवी का सिक्का है। ये किसका है? मोहम्मद गौरी का सिक्का, जहां पर मोहम्मद गौरी के सिक्के में एक तरफ देवी लक्ष्मी आकृति है, दूसरी तरफ क्या है? अरबी भाषा में कलमा लिखा हुआ है। महमूद गजनवी के सिक्के में क्या है? एक तरफ संस्कृत भाषा में लेख है, दूसरी तरफ अरबी भाषा में लेख लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। भारत की जिम्मेदारी मोहम्मद गौरी के किस गुलाम को मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली। किसको मिली है? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला है दिल्ली और लाहौर का इलाका। बाद में यही कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश की स्थापना करेंगे। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना करेंगे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन करने वाले हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी के क्या थे? गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। डालिए हेडिंग दिल्ली सल्तनत। हेडिंग डालिए दिल्ली सल्तनत। हेडिंग डालिए दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देख लीजिए पहले, दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंशों ने दिल्ली पर शासन किया है। दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंशों ने दिल्ली पर शासन किया है। कौन कौन सा वंश है? पहला है गुलाम वंश। पहला कौन सा वंश है? गुलाम वंश। फिर आता है खिलजी वंश। कौन सा वंश है? खिलजी वंश। फिर थर्ड है तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश। पांचवा है लोदी वंश। फिर से बोल रहा हूं मैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लास्ट में आता है लोदी वंश। ये दिल्ली सल्तनत में या फिर दिल्ली में शासन करने वाले 5 अलग अलग वंश हैं। तो दिल्ली सल्तनत है 1206 से लेकर 1526 तक अस्तित्व में रहेगा। और 1526 में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक को हराकर दिल्ली सल्तनत समाप्त किया एवं मुगल वंश की स्थापना की है। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अपन को पढ़ना है क्या? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या है? 1206 से लेकर 1290 तक। कब से कब तक है? 1206 से लेकर 1290 तक। खिलजी वंश कब से कब तक है? 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक। तुगलक वंश कब से कब तक है? 1320 से लेकर 1414 तक। तुगलक वंश कब तक है? 1320 से लेकर 1414 तक। सैयद वंश कब से कब तक है?
1414 से लेकर 1451 तक, 51 तक। लोधी वंश कब तक है? 1451 से लेकर 1526 तक। अब प्री में क्वेश्चन पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत के दौरान सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक वंश है। सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने शासन किया है। कब से कब तक? 1320 से लेकर 1414 तक किया है। सबसे कम समय तक किसने किया है? खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने शासन किया है। गुलाम वंश, फिर से बोल रहा हूं मैं, दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंशों ने शासन किया है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, सबसे अधिक समय तक कौन करेगा? तुगलक वंश। सबसे कम समय तक कौन है? खिलजी वंश। मात्र 30 साल, मात्र 30 साल तक खिलजियों ने शासन किया। ठीक है, डाल लीजिए हेडिंग, इसको लिख लीजिए इसको।